नमस्कार साथियों, अगस्त्या नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। हम लोगों ने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा, डीएनए के टाइप्स पढ़े, डीएनए का रेप्लिकेशन भी पढ़ चुके हैं, प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है। अब आज हम लोग देखेंगे यूकैरियोट्स में कैसे होता है। मिलता जुलता है, जिस तरह से प्रोकैरियोट्स में होता है उसी तरह से यूकैरियोट्स में होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। पहले अंतर को हम लोग देख लेते हैं। प्रोकैरियोट्स में हम लोग ये जानते हैं कि न्यूक्लियर मेंबर होती नहीं है, डीएनए साइटोप्लाज्म में है, लेकिन यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है। रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में जो हो रहा है साइटोप्लाज्म में हो रहा है, और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। जो मेन अंतर है दोनों में, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर, लेकिन यूकैरियोट्स में सर्कुलर न होकर के लीनियर होता है। आप देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस है वो सर्कुलर है, लेकिन यूकैरियोट्स में ये लीनियर है। इनिशिएशन यानी स्टार्टिंग जो होती है प्रोकैरियोट्स में वो 1 पॉइंट से होती है, सिंगल वर्जन होती है प्रोकैरियोट्स में, लेकिन यूकैरियोट्स में ये मल्टीपल वर्जन होती है इसकी। इनिशिएशन यानी जो यूकैरियोट्स का जो सर्कुलर डीएनए है वहां पे जब स्टार्ट होगा, इनिशिएशन होगा, किसी एक पॉइंट से होगा, लेकिन यूकैरियोट्स में एक पॉइंट से नहीं मल्टीपल पॉइंट से होगा, क्योंकि ये लीनियर है। एक तो ये अंतर है। दूसरा अंतर है रिप्लिकेशन जो प्रोकैरियोट्स में होता है डीएनए का, वो रैपिड होता है, तेज होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में स्लो होता है। तीसरा अंतर जो है, जो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में होता है, वो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं 1000 न्यूक्लियोटाइड्स प्रोकैरियोट्स में होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में 50 से लेकर के 100 न्यूक्लियोटाइड्स तक होता है। यानी जो मल्टीपल होगा वो 50 से लेकर के 50 से लेकर के 100 न्यूक्लियोटाइड्स तक एक जगह होगा, उसके बाद फिर 50 से लेकर के 100 दूसरी जगह होगा। इस तरह से पीस में होता है, मल्टीपल वर्जन पे होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में एक ही साथ सब होता है। यानी प्रोकैरियोट्स में जब यहां से शुरू होगा तो पूरी जगह होगा, लेकिन यूकैरियोट्स में यहां भी होगा, यहां भी शुरुआत होगी और यहां भी शुरुआत होगी, मल्टीपल जगह से रिप्लिकेशन शुरू होगा। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के रिप्लिकेशन के अंतर समझने के साथ ही साथ हम लोगों को एक चीज और समझ लेनी चाहिए। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो रिप्लिकेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल और सेमी कंटिन्यूअस दो चीजें और होती हैं। यानी जहां से इनिशिएशन होगा, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो, वहां से वो दोनों डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन होता है। जहां से इनिशिएशन होगा दोनों डायरेक्शन में जाएगा। ये प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में सेम होता है। सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है। सेमी डिसकंटिन्यूअस का मतलब है कि एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअस होगी, दूसरा जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगी, इसको सेमी डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। यानी लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड बनता है। सिंथेसाइज जब होता है स्ट्रैंड, लैगिंग जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है और लीडिंग जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। ये दोनों चीजें यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में सेम होती है, यानी बाई डायरेक्शनल होगा और सेमी डिसकंटिन्यूअस होगा।
बकिया इनिशिएशन में दोनों में अंतर हम आपको बता दिए, और स्लो में बता दिए कि यूकैरियोट्स में स्लो होता है, प्रोकैरियोट्स में रैपिड होता है। अब हम ये देखते हैं कि रेप्लिकेशन होता कहाँ है, कब होता है। सेल डिवीजन के समय हम लोग पढ़े थे, सेल साइकिल के समय जब सेल डिवाइड होती है तो उसमें माइटोटिक फेज और इंटरफेज होता है। इंटरफेज में 3 फेज थे। इंटरफेज को अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 3 फेज थे। एक फेज हमारा एम था, माइटोटिक फेज, दूसरा फेज G1 फेज, तीसरा S फेज, चौथा G2 फेज। ये था M फेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। S फेज में हम लोगों ने वहां पढ़ा था कि डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, सिंथेसिस होती है। सेल जब डिवीजन होगी, एक सेल 2 में डिवाइड होगी, तो उस समय डीएनए का भी रिप्लिकेशन होता है। एक कॉपी जाएगी सेम, इसलिए इसकी एक कॉपी होती है। इसका डुप्लीकेशन होता है, रिप्लिकेशन होता है, वो एस फेज में होगा। जब इसका रिप्लिकेशन पूरा हो जाएगा तो G1 में G2 फेज में जाएगी, फिर माइटोटिक फेज होगा, फिर सेल डिवाइड होगी, जिससे एक कॉपी जो डॉटर सेल है उसमें जाए, जिससे जो न्यू सेल बन रही है वो पेरेंट सेल के आइडेंटिकल हो, इसीलिए इसकी कॉपी होती है। गैमीट फॉर्मेशन के समय इसका रिडक्शन डिवीजन होता है, हाफ कॉपी हो जाती है। लेकिन माइटोसिस के समय इसका रिप्लिकेशन जो होता है वो एस फेज में होता है। ये हम लोगों ने सेल साइकिल से पढ़ा था। जो रिप्लिकेशन होता है यूकैरियोट्स में, मिशेल्सन और स्टाह ने 1968 में बताया था कि ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से होता है। अपने प्रयोग के द्वारा उन्होंने बताया, एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव किया था। जबकि डीएनए का रिप्लिकेशन हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था कि 3 तरह से होता है, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव। लेकिन मिशेल्सन स्टाह ने अप्रूव किया कि नहीं, रिप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होता है। यानी जो डॉटर डीएनए बनेगा उसमें से एक पैरेंटल होगा, दूसरा न्यू रहेगा। एक तो हमारा जो रिप्लिकेशन होगा वो चाहे सर्कुलर डीएनए हो चाहे लीनियर डीएनए हो, एक पैरेंटल का हो रहेगा, पेरेंट्स का रहेगा, दूसरा न्यू बनेगा। डबल स्टैंड होता है दोनों में। एक स्टैंड जो बनेगा न्यू वाले में, एक पेरेंट्स का रहेगा और दूसरा न्यू बनेगा। पेरेंट्स का जो जिसपे दूसरा न्यू सिंथेसाइज होगा वो पेरेंट वाले को टेम्पलेट कहेंगे, और न्यू सिंथेसाइज होगा उसको न्यू स्टैंड बनेगी। वो जिस तरह से पेरेंटल होता है, जिस तरह से वहां पर नाइट्रोजनस बेस अटैच होते हैं, बॉन्ड बने होते हैं, सेम जो है पेरेंट्स का भी होता है टेम्पलेट का। टेम्पलेट का जैसे होगा ATGC, जिस तरह से जिस पैटर्न में ज्वाइन रहेंगे, अटैच रहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड से, सेम उसी तरह से डॉटर का भी बनेगा। कंप्लीट कैसे होता है, इसमें 3 प्रोसेस हैं। जिस तरह से प्रोकैरियोट्स में 3 स्टेप्स है, उसी तरह से इसमें भी 3 स्टेप है। पहला स्टेप को बोलेंगे हम इनिशिएशन, दूसरे को इलांगेशन और तीसरे को टर्मिनेशन। इनिशिएशन से चलते हैं हम लोग। इनिशिएशन में रिप्लिकेशन स्टार्ट होगी, इलांगेशन में न्यू स्टैंड सिंथेसाइज होगी, बनेगी, और टर्मिनेशन में सिंथेसिस पूरी हो जाएगी और नया डॉटर डीएनए कॉपी इसकी अलग हो जाएगी। इनिशिएशन में क्या होगा, स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट। इलांगेशन में इसकी चेन बनेगी और टर्मिनेशन में अलग कंप्लीट हो जाएगी, न्यू स्टैंड डॉटर कॉपी बन जाएगी। इनिशिएशन और इलांगेशन टर्मिनेशन का में विभिन्न तरह के प्रोटीन्स और एंजाइम्स काम करते हैं। इसका इनिशिएशन कैसे होता है इसको ध्यान से हम समझेंगे। जिस तरह से प्रोकैरियोट्स में हमने वो बताया था, देखे थे कि डीएनए में इनिशिएशन वहीं से होगा जहां पर 80 बॉन्ड रिच एरिया होगी। 80
एडिनोसिन से थायमिन, गुआयोसिन से साइटोसिन बॉन्ड होता है, एक में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है AT में। A और T डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड है, G और C ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। A और T से इसलिए स्टार्ट होता है कि यहाँ हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक है, यहाँ आसानी से इस बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है, इसलिए इनिशिएशन यहीं से होता है। वो चाहे सर्कुलर डीएनए हो, चाहे यूकैरियोट्स का डीएनए हो, स्टार्टिंग यहीं से होता है। चूंकि यूकैरियोट्स में मल्टीपल जगह से ओरिजिन होती है, इनिशिएशन होता है, इसलिए मल्टीपल AT बॉन्डिंग एरिया को सर्च किया जाता है। सर्च कौन करता है, कैसे रिकॉग्निशन होता है, कैसे रिकॉग्नाइज करता है, इसके लिए एक प्रोटीन होती है, उसको DNA प्रोटीन बोलते हैं। ये सर्च करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा कि जो DNA स्टैंड है, DNA मॉलिक्यूल है, वहां पे AT जो रिच एरिया कहां है। A और T, A डबल बॉन्ड T होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, G ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड C। अब AT रिच एरिया को कौन खोजेगा, DNA यहां पे ये लिखा जाएगा DNA। कैसे लिखा जाएगा, D कैपिटल से रहेगा, N स्मॉल से रहेगा, A। ये प्रकार की प्रोटीन है। इसका रोल क्या है कि DNA मॉलिक्यूल को सर्च करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि AT रिच एरिया कहां है। जहां पे AT रिच एरिया होगी, ये प्रोटीन वहीं से जाके बाइंड हो जाएगी। पहला काम हो गया। क्योंकि DNA प्रोटीन जो होती है वो ATP डिपेंडेंट प्रोटीन होती है, इसलिए ATP मॉलिक्यूल DNA प्रोटीन से मिलकर के DNA ATP कॉम्प्लेक्स बनाता है। DNA प्लस ATP, ये क्या बनाएगा, DNA प्लस ATP कॉम्प्लेक्स। इसका काम क्या है, ये जब ATP से मिल जाएगा DNA प्रोटीन, क्योंकि ATP यहां है, एनर्जी है, इसलिए ATP जब एनर्जी के माध्यम से हाइड्रोजन बॉन्ड को वो तोड़ देगा, और जब तोड़ देगा हाइड्रोजन बॉन्ड तो वहां पर एक रेप्लिकेट बबल बन जाएगा। ध्यान से समझिएगा, इसी तरह से प्रोकैरियोट्स में हुआ था, उसको कहेंगे रेप्लिकेट बबल। बॉन्ड खत्म हो गया तो वहां पर बबुल बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। जैसे ये स्टैंड है, ये यहां पे आ गया हमारा DNA ATP कॉम्प्लेक्स। अब यहां के हाइड्रोजन बॉन्ड को वो ब्रेक कर दिया, इसलिए यहां पे सेपरेट हो गया, और ये जब सेपरेट हो गया तब ये DNA ATP कॉम्प्लेक्स का काम खत्म हो गया। रिप्लिकेट बबुल बन गया, बस जो बन जाएगा, रिप्लिकेट बबुल जो बन जाएगा, इसको हम रिप्लिकेंट फोर्क कहते हैं। इस एरिया को रिप्लिकेंट फोर्क कहेंगे। अब ये स्टैंड खुल गया रिप्लिकेंट बबुल की तरह। अब इसमें क्या होगा, एक एंजाइम है, उसको कहेंगे हेलिकेज, DNA हेलिकेज एंजाइम, प्रोकैरियोट्स में भी था। ये DNA हेलिकेज एंजाइम आएगा, यहां पे बॉन्ड फोर्क के किनारे पर, जहां पर रिप्लिकेंट फोर्क बना हुआ है, वहां पे अटैच होगा। देखिए आप इस फिगर को अब हम देखेंगे। यहां टोपो आइसोमरेज एंजाइम है दो तरह से, टोपो आइसोमरेज फर्स्ट, टोपो आइसोमरेज सेकंड। ये यूकैरियोट्स में काम करता है। जैसे ही रिप्लिकेंट बबुल बनेगा, हम देखिए एक साइड का हम आपको दिखा रहे हैं, इसी तरह से दूसरे साइड का भी, क्योंकि रिप्लिकेंट बबुल में दोनों साइड है, इस साइड से भी बनेगा, इस साइड से भी बनेगा। जब ये बनेगा तो दोनों साइड से खुलता जाएगा। एक तरफ से ये बॉन्ड खुलेगा, दोनों स्टैंड खुलेंगे, दूसरे तरफ से DNA पॉलीमरेज न्यू स्टैंड को सिंथेसाइज करता जाएगा। एक साथ प्रोसेस होता है, उधर से खुलेगा, उधर से सिंथेसिस शुरू हो जाएगी। एंजाइम सब प्रोटीन सब मिलकर के ये काम करते हैं।
कौन सा एंजाइम्स कहां काम कर रहा है, कितने तरह से एंजाइम्स काम कर रहे हैं, यही हमें ध्यान देना है। टोपोआइसोमरेज रिप्लिकेटर 4 पे आकर के बाइंड हो गया। देखिए यहां पर बाइंडिंग हो गई है इसकी, टोपोआइसोमरेज फर्स्ट। अब क्या होगा, इसके उधर नहीं खुलेगा, उसके उधर कोई दूसरी ओरिजिन रिप्लिकेट दूसरी साइड से हो रही, चूंकि मल्टीपल हो रहा ना, अब यहीं से शुरू होगी, इसके पीछे नहीं जाएगी। एक एंजाइम हमने बताया था डीएनए हेलिकेज, ये हेलिकेज एंजाइम है, ये आकर के यहां पे रिप्लिकेंट 4 के पास आ जाएगा। दूसरा क्या होता है इसमें, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन एक होती है, SSB इसको बोलते हैं। ये प्रोटीन भी आकर के पेरेंटल स्टैंड पे बाइंड हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा इसमें क्या क्या हो रहा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है। टोपोआइसोमरेज आ गया, टोपोआइसोमरेज का क्या काम है, ये बांड को तोड़ता है। हेलिकेज क्या करेगा, ये अनविंड करेगा, उधर से टूटेगा, उधर से अनविंड करेगा, अनविंड करेगा, उसको खोलेगा, फैलाएगा, सेपरेट करेगा। सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन का क्या काम है, जहां पे बांड खुल जाएगा, जहां पर सेपरेट हो जाएगा, वहां से फिर से हाइड्रोजन बाइंडिंग ना हो जाए, उसको रोकेगा वो। अब दूसरा डीएनए स्टैंड सिंथेसिस होगा, वो आकर के बाइंडिंग करेगा, पेरेंट वाला नहीं कर पाएगा, उसको रोकेगा वो। सबके अलग अलग काम है। फिर से इसको देख लें, टोपोआइसोमरेज बांड का काम कर रहा है, पीछे नहीं जाएगा, जो खुलेगा इसके आगे खुलेगा। टोपोआइसोमरेज, उसके बाद हेलिकेज है, टोपोआइसोमरेज फर्स्ट काम है, टोपोआइसोमरेज सेकेंड, ये बांड को तोड़ेगा। हेलिकेज सेपरेट करेगा एंड बाइंड करेगा। सिंगल बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, वो फिर से जुड़ने नहीं देगा। ये क्रिया सब एक साथ हो रही है। उसके बाद क्या होता है, डीएनए प्राइमेज और आरएनए प्राइमर, ये दो एंजाइम्स हैं, डीएनए प्राइमेज और आरएनए प्राइमर, ये दोनों आकर के बाइंड होंगे पेरेंटल टेम्पलेट से। डीएनए प्राइमेज टेम्पलेट से, यानी ये पेरेंट का हमारा, देखें ना, ये 5'3 ये टेम्पलेट है, और 3'5 ये टेम्पलेट है, इधर ये टेम्पलेट है पेरेंट्स का। तो टेम्पलेट से जुड़ेगी डीएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमर एंजाइम्स है या प्रोटीन्स है समझिए। इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल यह है कि डीएनए पॉलीमरेज जो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा, जब तक आरएनए प्राइमर नहीं आएगा, डीएनए पॉलीमरेज अपना वर्क स्टार्ट नहीं करता। ये इनिशिएट करेगा उसको, वो तो आएगा लेकिन नया स्ट्रैंड नहीं बना पाएगा जब तक आरएनए प्राइमर नहीं उसको गाइड करेगा, रास्ता देगा, बताएगा नहीं, जब तक इसकी उपस्थिति नहीं होगी डीएनए पॉलीमरेज न्यू स्ट्रैंड नहीं बनाएगा। इसलिए इनिशिएशन का काम कौन करता है, आरएनए प्राइमर। ये भी आ गया, देखिए यहां पर आकर के। अब डीएनए पॉलीमरेज, इसको डीएनए पॉलीमरेज अल्फा बीटा गामा कई होते हैं, तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा क्या करेगा, और डीएनए लिगेज एक एंजाइम है, इसको भी हम बताते हैं पहले। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा, आरएनए प्राइमर स्टार्ट कर देगा बस। जब तक आरएनए प्राइमर नहीं आएगा, डीएनए पॉलीमरेज न्यू स्ट्रैंड नहीं बनाता। जो डीएनए पॉलीमरेज है, वो जो स्ट्रैंड बनाएगा, उसके बनाने के दो तरीके हैं। ये 5'3 की तरफ जो बनाएगा, 5'3 की टेम्पलेट पे जो बनाएगा, यानी 3'5 की तरफ, वो जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, इसीलिए इसको लैगिंग कहते हैं।
इसको लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। देखिए यहां बन गया, फिर यहां छूट गया, फिर यहां बन गया। लेकिन 5 प्राइम 3 प्राइम की तरफ से जो 3 प्राइम के जो बना रहा है वो टुकड़ों में बनता है, इसीलिए इसको लीडिंग कहते हैं, लैगिंग और लीगिंग। ये लीडिंग जो है वो कंटिन्यूअस है और लैगिंग जो है डिसकंटिन्यूअस। पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, दोनों तरफ से 2 स्ट्रैंड बन रहे हैं। ये कंटिन्यूअस बन रहा है, ये डिसकंटिन्यूअस बन रहा है। जो डिसकंटिन्यूअस बन रहा है बीच बीच में ब्रेक है, टूटा हुआ है, अब उसको जोड़ने का काम करेगा तभी वो स्ट्रैंड पूरा होगा। तो लिगेज एंजाइम जो है, डीएनए लिगेज एंजाइम जो यहां आ रहा है, डीएनए लिगेज एंजाइम, ये इसको जोड़ने का काम कर देता है। हर एंजाइम के अलग अलग काम है। डीएनए पॉलीमरेज स्ट्रैंड बना रहा है 2 तरह से, लैगिंग स्ट्रैंड और लीगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग डिसकंटिन्यूअस है, लीडिंग कंटिन्यूअस है। लैगिंग जो है 5 प्राइम 3 प्राइम की तरफ से हो रहा है, लीडिंग जो है 3 प्राइम 5 प्राइम की तरफ से हो रहा है। ये डिसकंटिन्यूअस है और लैगिंग कंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस कौन करेगा? डीएनए लिगेज एंजाइम। देखिए जो फ्रेगमेंट्स है जो डिसकंटिन्यूअस है, इसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। ये बड़ा पूछा भी जाता है। ओकाजाकी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको सर्च किया था। ये लिगेज इसको आपस में जोड़ लेगा, ये स्ट्रैंड ये भी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से दोनों स्ट्रैंड 5 प्राइम 3 की तरफ और 3 प्राइम 5 की तरफ से दोनों डीएनए के स्ट्रैंड कंप्लीट हो जाएंगे लिगेज एंजाइम के माध्यम से। तो इसमें देखिए कितने एंजाइम, टोपोआइसोमरेज फर्स्ट और सेकेंड, हेलिकेज एंजाइम, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये तीनों चारों कॉम्प्लेक्स मिलकर के बढ़ाए हेलिकेज एंजाइम्स टोपोआइसोमरेज बांड को तोड़ रहा है, हेलिकेज उसको सेपरेट करता जा रहा है, ये कॉम्प्लेक्स आगे बढ़ता जा रहा है, हाइड्रोजन बांड टूटते जा रहे हैं। जैसे जैसे टूट रहे हैं उसी तरह से आरएनए प्राइमर, डीएनए प्राइमेज और डीएनए पॉलीमरेज ये नया स्ट्रैंड बनाते जा रहे हैं दोनों साइड्स। 5 प्राइम 3 प्राइम की तरफ कंटिन्यूअस बन रहा है और 3 प्राइम 5 की तरफ डिसकंटिन्यूअस बन रहा है। जो कंटिन्यूअस बन रहा है उसको लैगिंग स्ट्रैंड, जो डिसकंटिन्यूअस बन रहा है उसको लीडिंग स्ट्रैंड या ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। जो डिसकंटिन्यूअस है उसको बीच में जोड़ने का काम डीएनए लिगेज कर दे रहा है, इसलिए वो स्ट्रैंड जो फ्रेगमेंट में था वो आपस में जुड़ गया। अब दोनों स्ट्रैंड कंप्लीट हो गए। इस तरह से ध्यान देने की जरूरत है कि 5 प्राइम 3 प्राइम और 3 प्राइम 5 प्राइम। अब दोनों स्ट्रैंड कंप्लीट हो गए। अब हमारा इलॉन्गेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई। इलॉन्गेशन में क्या होता है? न्यू स्ट्रैंड बनती है। इनिशिएशन में क्या होता है? स्टार्ट होती है। स्टार्ट होने पे ध्यान देना है। इनिशिएशन कहां पे होगा? एटीपी रिच एरिया। कैसे होगा? ये सर्च कवर करेगा डीएनए प्रोटीन, ये सर्च करके एटीपी से मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाएगा और ये कॉम्प्लेक्स जब बन जाएगा डीएनए एटीपी कॉम्प्लेक्स, तो वहां के हाइड्रोजन बांड टूट जाएंगे, उसके बाद इसका काम खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद एसएसबी प्रोटीन आएगी, हेलिकेज एंजाइम आएगा, टोपोआइसोमरेज आएगा। ये अपने काम शुरू करेंगे, बांड को तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे बांड टूटता जाएगा ये सेपरेट होता जाएगा। उसी तरह से आरएनए प्राइमर, डीएनए प्राइमेज और डीएनए पॉलीमरेज नया स्ट्रैंड बनाते जाएंगे। नया स्ट्रैंड 2 तरह से बनेगा, एक लीडिंग दूसरा लैगिंग। लीगिंग 5 प्राइम 3 की तरफ बनेगा और लीगिंग जो है 3 प्राइम 5 की तरफ बनेगा। लैगिंग जो है वो डिसकंटिन्यूअस रहेगा, लीडिंग जो है डिसकंटिन्यूअस रहेगा। वो कंटिन्यूअस रहेगा, लैगिंग डिसकंटिन्यूअस रहेगा, लीडिंग कंटिन्यूअस रहेगा। डिसकंटिन्यूअस को लिगेज एंजाइम आपस में जोड़ देगा, दोनों स्ट्रैंड कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह से दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट के माध्यम से बनते चले जाएंगे। ये जो है हमारा अनदर स्ट्रैंड सिंथेसाइज इन द डायरेक्शन ऑफ 3'5 while parents are 5'3। इस लाइन को याद करने की बहुत आवश्यकता है। प्रायः पूछा जाता है
कि 3'5 while its parents is 5'3। 5'3 जो पेरेंट्स रहेगा उसका जो बनेगा वो 3 और 5 की तरफ बनेगा, और 3 5 वाले की जगह 5 3 की तरफ बनेगा। ये उल्टा बनता है एक दूसरे, एक लैगिंग होगा एक लीडिंग होगा, एक कंटिन्यूअस होगा एक डिसकंटिन्यूअस होगा। जो कंटिन्यूअस होगा उसमें कोई जरूरत नहीं है, नया स्टैंड बन जाएगा। जो डिसकंटिन्यूअस है उसको लिगेज एंजाइम आपस जोड़ करके कंटिन्यूअस कर देगा बस। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर 3 5 5 है तो उसका 5 5 3 पेरेंट है, 3 5 5 की तरफ बनेगा। उसी तरह से आरएनए प्राइमर जो है फॉर्म होता कहां, स्टैंड 3 5 5 डायरेक्शन की तरफ। इट परफॉर्म्स discontinuous way and are called lagging strand. This is small fragments called Okazaki because it is consist of small fragments. ओकाजाकी जो है स्मॉल फ्रेगमेंट्स के बने होते हैं, इसलिए इसको ओकाजाकी कहते हैं। लिगेज एंजाइम इसको जोड़ करके कंटिन्यूअस करता है, बता चुके। डीएनए लिगेज इज द एंजाइम्स फिल द गैप लैगिंग स्टैंड discontinuous strand completed. Thus both the strand are formed on both direction like 5'3 and 3'5. At the same time, terminating binding proteins comes and stop the action of helicase enzymes and the process DNA replication completed. लास्ट में टर्मिनेशन में क्या होता है, टर्मिनेशन के समय टर्मिनेटिंग बाइंडिंग प्रोटीन एक होती है। प्रोकैरियोट्स में लोगों ने पढ़ा था TER प्रोटीन, TUS प्रोटीन, दो प्रोटीन थे। यहां पे भी सेम प्रोटीन, जहां पे खत्म होगा वहां पे ये टर्मिनेशन की प्रोटीन आ जाएगी, टर्मिनेटिंग बाइंडिंग प्रोटीन्स। वो हेलिकेज एंजाइम को न्यूट्रलाइज कर देगी और वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, स्टैंड अलग हो जाएगा। इस तरह से कम पीसेज में कई जगह से इसका रिप्लिकेशन होगा और लास्ट में लिगेज एंजाइम द्वारा आपस में जोड़ करके पूरा डीएनए स्ट्रैंड बन जाएगा और एक कॉपी आरएनए डीएनए की तैयार हो जाएगी। दिस इज द प्रोसेस। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे प्रोटीन्स काम कर रहे हैं। आप इसको ठीक से देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और आई होप कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू।